एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 परचेजिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एक दो बार आया हुआ है। तो इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें और किस तरह से स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। तो मैं एज इट इज़ एक आंसर आपको फ्रेम करके दे रही हूँ जो आप पेपर में राइट डाउन कर सकते हो, राइट। So purchasing is an important boundary function that supports operation by acquiring major resources for the conversion process. Comment and justify. Right? तो उन्होंने ऐसे बोला है कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट बाउंड्री फंक्शन है जो सपोर्ट करता है ऑपरेशंस को बाय एक्वायरिंग मेजर रिसोर्सेज को एक्वायर करके। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में क्या चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिस पे हमने फोकस करना है, बाय एक्वायरिंग मेजर रिसोर्सेज फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि जो ये मेजर रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं, ये सारी चीज़। तो हम देखते हैं इसको कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में एक बार इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे परचेजिंग बेसिकली होता क्या है। परचेजिंग इज द बाइंग ऑफ मटीरियल्स, टूल्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज। बाइंग ऑफ मटीरियल्स, टूल्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज़ के लिए चाहिए आपको, फॉर इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के इक्विपमेंट्स के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, हमें उसके ऑपरेशंस के लिए जो जो भी मटेरियल, टूल, सप्लाईज चाहिए, उन सबको हम जब बाय करते हैं उसको परचेजिंग बोलते हैं। हम नॉर्मल भी जाते हैं, हम बोलते हैं ना, आई हैव परचेज्ड अ पेन, आई हैव परचेज्ड क्लोथ्स। ये सारी चीज़ें क्या करते हो, आप बाइंग करते हो। नेक्स्ट, येस, परचेजिंग इज इंडीड अ important boundary function that supports operation by acquiring major resources required for the conversion process. तो देखो, without a reliable purchasing functions, operations would face difficulties in obtaining the necessary raw materials, equipments and supplies. अगर हमारे पास necessary purchasing function नहीं होगा तो हमें डिफ़िकल्टी आएगी कैसे हमने अपना रॉ मटेरियल लेना है, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज इसमें, टू प्रोड्यूस गुड्स और ऑफर सर्विसेज। दिस लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज टाइमली अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्शन डिलेज होंगे, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्वालिटी रिड्यूस होगी, जो अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को। तो क्यों हमारे पास ये रिलायबल परचेजिंग फंक्शंस होने ज़रूरी हैं। So a well-functioning purchasing function is crucial to ensure that right sources are available at the right time, in right quantity, at the right price. So this can help the operations to run smoothly and improve efficiency and productivity and ultimately enhance the overall performance of the organization. तो अब आपने इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किस तरह से एक्वायर करने रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें बतानी है। आपने राइट क्वालिटी हो उसकी, राइट क्वांटिटी में आपने ऑर्डर करनी है, राइट प्लेस से करनी है। तो ये सारे फीचर्स को आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करोगे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास परचेसिंग के। राइट क्वालिटी, हमें लगता है कि बेस्ट क्वालिटी ही है वही राइट क्वालिटी होगी। नो, राइट क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ द अदर फैक्ट। द suitability of an item for a given purpose is the right quality which should generally be purchased. A particular quality of an item may be right quality for a given job, but the same may not be right for the another job. आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी suitability क्या है। आपको बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी राइट क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी सूटेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्ट। ये नहीं है कि वो आपको सूट कर रही है, आपके अकॉर्डिंग है, उसकी कॉस्ट भी है, बट वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। जितनी आपको सप्लाई उसकी चाहिए उतनी सप्लाई आपको टाइमली मिल ही नहीं सकती। तो क्या फ़ायदा। तो आप वो नहीं है, चाहे उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, उसकी कॉस्ट भी कम हो, बट ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए। वो आपको सूट भी करनी चाहिए, वो अवेलेबल भी होनी चाहिए, वो कॉस्ट भी उसकी होनी चाहिए कि जितना आपको सामान जिस टाइम पे चाहिए आपको उस टाइम पे वो अवेलेबल हो पाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ये नहीं है कि वो अवेलेबल भी हो रहा है, आपको कॉस्ट भी ठीक है, बट उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, वो आपको सूट ही नहीं कर रही आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो सूट भी करे, वो अवेलेबल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, टाइम इफेक्टिव भी हो। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लासिफाइड एज मेजरेबल एंड एट्रीब्यूटेबल। कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसको आप मेजर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हाइट, वेट एट्सेट्रा, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो।
कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेबल होती है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि पेंटिंग में कुछ डिफेक्ट्स चेक करनी, क्रैक्स हैं बॉटल्स में आपको वो देखना। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप हाइट साइज बेस के बेसिस पे अगर देख रहे हो उसकी क्वालिटी, तो वो मेजरेबल है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। अगर आपकी उसकी क्वालिटी डिफेक्ट्स ना हो, क्रैक्स ना हो, कोई टाइपिंग एरर्स इस चीज़ में देख रहे हो, तो वो एट्रीब्यूटेबल करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, जो मेजर नहीं कर सकते, आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। सो फैक्टर्स हमने देख ली। नेक्स्ट इज राइट क्वांटिटी। इट स्पीक्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सम मिनिमम सेफ स्टॉक्स दैट अवॉइड्स द डेंजर्स ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, आपके पास ना राइट क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पे कितना ऑर्डर करना है, आपको ये पता होनी चाहिए। आप अंडर स्टॉक नहीं होने चाहिए, आप ओवर स्टॉक नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है जब डिमांड है, और ऐसा भी नहीं है आपके पास ओवर स्टॉकिंग हुई पड़ी है जिससे कि आपकी कैरिंग स्टॉक कॉस्ट बढ़ रही है। तो जैसे हम घर पे भी हम चीज़ें मैनेज करके चलते हैं, जैसे हमने मंथ की स्टार्टिंग में भी मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी कि हमें ये आइटम्स चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम आफ्टर 10 डेज आफ्टर 2 डेज हम बाई कर रहे हैं, एक दिन आप 5 चीज़ों का ऑर्डर दे रहे हो, एक दिन आप 10 चीज़ों का ऑर्डर दे रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। परचेजिंग मैनेजर के पास ये सारा एनालिसिस होना चाहिए, उसको कितनी इन्वेंट्री चाहिए, ना तो वो ओवर स्टॉक हो ना वो अंडर स्टॉक हो। ठीक है, अंडर स्टॉक होगी तो कस्टमर्स को वापस जाएंगे और आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर ओवर स्टॉकिंग होगी तो आपको कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। सो आर ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स आर EOQ, आर BOQ एंड AOQ। EOQ refers to the economic order quantity, annual requirement number of orders to be placed during the year, कि एक ईयर में आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। BOQ इज बल्क ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको बल्क में अगर ऑर्डर आप कर रहे हो तो आपको कुछ डिस्काउंटिंग मिल रही है तो आप बल्क में ऑर्डर कर लो। ठीक है, एंड द AOQ इज आर्बिट्ररी ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप आर्बिट्ररीली उठा लेते हो कि जितनी आपको यूनिट्स आपको लगते हैं कि अब डिमांड ज़्यादा होगी तो आप उसके बेसिस पे कर लेते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली करते हो। कौन से हैं जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं राइट क्वांटिटी को। द राइट क्वांटिटी टू बी बोट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज फर्स्ट इज नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, कि उसमें आपको डेली चाहिए होती है कोई चीज़, या फिर आपको पेरिशेबल कोई गुड्स यूज़ हो रहे हैं जो आप साथ के साथ ही ऑर्डर करते हो, या उसकी सब और भी फैक्टर्स हैं। मटेरियल का नेचर कैसा है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, आपको एक्विजिशन में कॉस्ट कितनी पड़ रही है, पोजेशन की कॉस्ट क्या है, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी उतनी है भी या नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सारे फैक्टर्स को आप माइंड में रखते हो अपनी राइट क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको अभी ऑर्डर चाहिए, बट आपके पास ऑर्डर अभी आ ही नहीं सकता, आपके पास पैसे ही नहीं है उतने। तो सारे फैक्टर्स को इंटरलिंक करके एनालिसिस करके आप राइट क्वांटिटी डिसाइड करते हो। राइट क्वांटिटी में बेसिकली आप मिनिमम सेफ स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखते हो। राइट टाइम, so right time of purchase is also important. Either advance purchase or delayed purchase are going to affect the company's financial position and non-financial position. So in case अगर आप एडवांस परचेज करते हो तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप एडवांस परचेज करो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उस पैसे को कहीं और इफेक्टिवली यूटिलाइज करो जब तक आपको ज़रूरत ही नहीं है परचेज करने की चीज़ों की। स्टॉक को कैरी करने की भी कॉस्ट होती है। आपने अब जहाँ पे एक स्टोरेज रख रहे हो वहाँ पे आप उसको मटेरियल को हैंडल करने के लिए आपने एक पर्सन, एक एम्प्लॉय रखा है, उसकी सैलरी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, राइट। तो उसको कैरी करने की भी कॉस्ट होती है, और उसकी वेस्टेज भी हो सकती है, मटेरियल ख़राब भी हो सकता है, तो एडवांस के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इन एडिशन टू द प्रोविडेंट कॉस्ट एंड पॉसिबल मटेरियल लॉसेस, सो इन केस इट इज़ परचेज लेट देयर इज डेंजर ऑफ स्टॉक आउट। देखो, अगर आप लेट परचेज करते हो तो आपका अगर स्टॉक आउट हो गया, प्रोडक्शन ना एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, जैसे आपने 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे, आपका 2 का मटेरियल ही खत्म हो गया तो आपकी प्रोडक्शन यहीं पे रुक जाएगी, 3 भी स्टॉप हो जाएगी चाहे उसका मटेरियल है भी, और 4 भी स्टॉप हो जाएगी। तो प्रोडक्शन बेसिकली एक इंटरलिंक्ड है। तो आपका अगर स्टॉक आउट होता है तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइकिल और डिलीवरी शेड्यूल सब अफेक्ट हो सकता है। और वी कैन यूज द वर्ड जस्ट इन टाइम, हमें राइट टाइम पे जस्ट इन टाइम जब चाहिए हमारे पास वो मटेरियल होना चाहिए। सो द फैक्टर, और ये जस्ट इन टाइम कौन मैनेज करता है, परचेजिंग मैनेजर। द फैक्टर इन्फ्लुएंस द राइट टाइम कैन बी फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स,
आपने कितने स्टॉक लेवल्स मिनिमम अपने फिक्स कर रखे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर आपने करने हैं, द फॉलोइंग ऑफ द परचेज ऑर्डर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कंपटीशन में क्या चल रहा है, सप्लाई की कंडीशंस क्या हैं, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कोई, तो ये सारी चीज़ें आपके राइट टाइम को भी अफेक्ट करती हैं और उसके ऊपर आपका राइट टाइम इन्फ्लुएंस्ड होता है. Right price. Perhaps no concern can afford to forget this or illiterate this principle of right price. For many, right price means the lowest price. जैसे हमने पढ़ा है ना राइट क्वालिटी में कि बेस्ट क्वालिटी इज द राइट क्वालिटी. नो, ऐसा नहीं होता है. वैसे ही द लोएस्ट प्राइस इज नॉट द बेस्ट प्राइस और राइट प्राइस बेसिकली. ठीक है, प्राइस जो आपको बेस्ट अल्टीमेटली आपके उसको डिफाइन करे, आपको वैल्यू जो मिल रही है उसको, आपका क्या गोल होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू ड्राइव हो और कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़े. द मेन एम ऑफ द परचेजिंग इज टू पे रीजनेबल लो प्राइस फॉर द बेस्ट वैल्यूज. राइट, सो आपका एम यही रहता है कि कम से कम में अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर हमें मिले, जो कि हमारी क्वालिटी को भी और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी डिफाइन कर पाए. राइट, उसके बाद अब आपने प्राइस भी राइट हो गया. अब उसके बाद हमारा क्या आता है, राइट सोर्स. आपको मटेरियल किस सोर्स से लेना है ये भी. द सोर्स ऑफ मटेरियल इम्प्लाइज द सप्लायर. The source of the supplier must be dependable and capable of supplying materials of right quality, in right quantity, at right time, at agreed price. देखो, अब आपने कोई ऐसा सप्लायर ढूंढना है. मैं चली गई लोकल, वो मेरे को इतनी बल्क में क्वांटिटी प्रोवाइड ही नहीं करवा सकता, चाहे वो मुझे बेस्ट प्राइस पे दे रहा है, मेरे को फ़ायदा ही नहीं उसका. तो देखो, राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, राइट क्वांटिटी हो उसके पास, एट राइट टाइम, और जो एग्री हुआ है प्राइस उस पर वो मुझे डिलीवर कर पाए, और वो फाइनेंशियली साउंड हो इतना, और उसके पास अपनी इफेक्टिव टीम हो मैन पावर की, ये सारा टास्क ऑफ सप्लाई को हैंडल करने का, मतलब अच्छा खासा बिजनेस हो जो मुझे मेरी नीड्स को पूरा कर सके. The success of purchasing organization and that of purchase managers banks on his fine and wise selection of suppliers. कि वो सप्लायर्स को कितने अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सप्लायर्स होते हैं, कौन सा सप्लायर बेस्ट है और हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा जो हमारी नीड की हैं, ये डिपेंड करता है परचेजिंग मैनेजर की सिलेक्शन के ऊपर. राइट, नेक्स्ट इज राइट प्लेस. अब देखो, राइट प्लेस ऑफ सप्लाई. मैं अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पंजाब में बैठी हूँ और मैं अपना ऑर्डर कर रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर से या फिर इधर केरला साइड से कर रही हूँ, तो वो कितनी दूर है. तो आपको बेसिकली प्लेस भी देखनी होती है कि आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप दूर से भी मंगवा लो, बट अगर आपने बहुत बल्क में मंगवाना है और आपको कॉस्ट फिजिबल पड़ रही है और यहाँ से लोकली आपको उतने कम प्राइस में नहीं मिल रहा, तो ये सारे एनालिसिस भी करना है कि कौन सी प्लेस से आपने सप्लाई करवानी है, कहाँ से आपने अपना मटेरियल ऑर्डर करना है, कि आपको जब चाहे जिस टाइम पे भी एमरजेंसी की सिचुएशंस में भी आपको मिल जाए और आपकी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो. Right place of supply source refers to the geographical location of the supply. Definitely the geographical location has deeper impact of transport and lead time. So any seller located at relatively distant place to a local stockist is much more difficult to tackle, contact and to follow him up even in the age of supersonic information communication system. देखो, कोई भी सेलर है अगर वो आपसे बहुत ही दूर रह रहा है लोकल स्टॉकिस्ट से, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपको उसके साथ टैकल करना, चाहे जितना मर्जी कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे मैंने पंजाब से ऑर्डर करना है और मैंने जम्मू एंड कश्मीर के किसी सेलर से ऑर्डर करवाना है, मैं उसको कम्युनिकेट करूँगी तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत दूर है. That is why material should be purchased from a place that is most convenient from the point of view of location of stores, house or plants. Generally, for small lot size, the local distributor may be preferred, whereas distant located vendors must be considered only in the case if they are suitable to the purchaser. Right? So, देखो, if we talk about this question, इसमें हम इतना ही डिफाइन करेंगे एंड साथ में ना हम ये भी बता सकते हैं एंड में कि ये तो फंक्शंस परफॉर्म करता ही है, बट देर आर सम अदर फंक्शंस दैट दी परचेजिंग मैनेजर्स परफॉर्म. उसको हम सिर्फ आउटलाइन करके आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा उनके हेडिंग्स बताएंगे व्हाट आर दी फंक्शंस. इन डिटेल में इतना डीप नहीं बताएंगे बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट इट. राइट, सो
बट आई विल एक्सप्लेन यू इन द डिटेल. अगर आपके पास वो साइड बाय साइड लिख देते हैं, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द फंक्शंस ऑफ द परचेजिंग मैनेजर, राइट, या वो आपसे और किसी भी क्वेश्चन में फंक्शंस पूछ लेते हैं तो आप इसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कराना. अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप सिर्फ उनके हेडिंग्स भी लिख के आ सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ. Okay, so now functions of purchasing manager: preparing purchase budgets. Budgeting is nothing but planning the future course of action. A budget is a plan which is expressed in quantifiable measures. The purchase manager prepare purchase budget for the entire organization consisting of various departments. देखो, अब उनको बजट अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं. बेसिकली देखा जाए कि मेरे को इतना इतना मटेरियल चाहिए टू स्टार्ट द प्रोडक्शन और पूरे इंटायर प्रोडक्शन, तो वो एक बजट तैयार करके देते हैं कि पूरी प्रोडक्शन में इतना खर्चा आएगा. तो ये भी एक फंक्शन है बेसिकली परचेजिंग मैनेजर का, कि जो बताता है कि वो एक बजट को तैयार करता है कि इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. बेसिकली आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ सप्लाई. अब सप्लाई है, सप्लाई बेसिकली रेफर्स टू दी जहाँ से आपने प्रोडक्ट मटेरियल उठाना है, अपना रॉ मटेरियल लेना है, तो सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो द परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सप्लायर्स एंड इवेल्युएटिंग देयर कैपेबिलिटीज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज. ये इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन विद द सप्लायर्स और नेगोशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और इंश्योर्स द बेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपके पास अब आप नहीं है, आपने अपने लिए कुछ भी अपनी शॉप के लिए सामान लेना है नॉर्मली, अपनी खुद की क्लोथिंग लेनी है. यू गो टू द मार्केट, यू इवेल्युएट, देयर आर 5 शॉप्स. ठीक है यार, हम एक परसेप्शन बना लेते हैं यार ये तो बहुत महंगा है, हाँ इस शॉप पे जाते हैं, ये हमें थोड़ा कम में प्राइसिंग में दे देता है. तो हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं सबका. वैसे ही वो डिफरेंट सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बेसिक नॉलेज पे, इंट्यूशन पे, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, देन ही सिलेक्ट्स दी सप्लायर. देन परचेजिंग भी परचेजिंग मैनेजर का ही फंक्शन एज द नेम सजेस्ट. सो जैसे ही सप्लायर को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, परचेज मैनेजर क्या करता है, प्लेस करता है परचेज ऑर्डर्स विद द सप्लायर टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइम, एट द राइट क्वालिटी, एट द राइट प्राइस, एट द राइट क्वांटिटी. परचेज ऑर्डर वो पास ऑन कर देता है और फिर उसको मेक श्योर करना होता है कि वो ऑर्डर डिलीवर सही हो जाए. और अगर कुछ भी प्रॉब्लम या फ्लॉज उस ऑर्डर में लग रही हैं, या उसमें कोई आपके पास डिफेक्टिव मटेरियल आ गया है या कुछ चेंज चाहिए, तो आप साथ के साथ उसको रिटर्न भी करना होता है. एंड ही हैज़ टू मेक श्योर कि जो उसने ऑर्डर किया एग्जैक्टली वो ऑर्डर आ गया है उसके पास या नहीं. नेक्स्ट कम्स द इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी परचेजिंग मैनेजर का ही काम होता है. ही हैज़ टू इंश्योर दैट द इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन टू मीट द प्रोडक्शन और सर्विसेज demands of the organization. They must also ensure that the inventory levels are optimized to reduce the cost of carrying inventory while ensuring the organization has the required reasons. आपको उसको ये भी मेजर करना होता है कि उसने जो क्वांटिटी ऑर्डर करी है वो राइट क्वांटिटी ही है, उसको फालतू की किसी भी चीज़ की कैरिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही है. उसको मटेरियल को, देखो मटेरियल मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ओवर स्टॉक होगा अंडर स्टॉक होगा. ठीक है, ओवर स्टॉक में उसको कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, मटेरियल को संभालना भी तो पड़ेगा ताकि उसकी वेस्टेज ना हो जाए, वो लॉस ना हो जाए, वो थेफ्ट ना हो जाए. तो ऑल दीज थिंग्स उसको इन्वेंट्री को मैनेज करने का भी फंक्शन परचेजिंग मैनेजर का ही होता है. देन इज कॉस्ट मैनेजमेंट. ये भी क्रूशियल है कि उसको कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है कि कहाँ से वो कॉस्ट को सेव कर सकता है. The purchase manager is responsible for monitoring the cost of procurement and ensuring that it is within the budget, and they must identify opportunities to reduce the cost of procurement while maintaining the quality of the goods or services. And then risk को भी manage करना होता है. The purchase manager must identify and mitigate risk associated with the procurement process, and they must ensure that the supplier meet the required quality standards, comply with the regulations and have adequate insurance cover. ये भी इंश्योर करना होता है कि सप्लायर आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रहा है, जो भी रेगुलेशन है उसको मीट कर रहा है, और एक इंश्योरेंस कवरेज भी होनी चाहिए. अगर आपका मटेरियल कहीं शिपिंग में लॉस्ट हो रहा है या कुछ भी, तो वो इंश्योरेंस से आपका कवरेज होनी चाहिए. एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करता है. सो द परचेज मैनेजर मस्ट मेंटेन गुड रिलेशन विद द सप्लायर्स टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलायबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उनको एक रिलेशन बनाने के रखने पड़ते हैं जहाँ से वो मटेरियल उठाते हैं, सो दैट कि वो एक प्रॉपर उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे एंड गुड फ्लो, उनका ऑन कॉल्स ही काम चलता रहे, और उनको कई बार क्रेडिट पे भी अगर मटेरियल चाहे तो इतनी उनकी बनी होनी चाहिए तो उनको क्रेडिट पे भी मिल जाए. So they must also keep the suppliers informed the organization's requirement and work collaboratively to resolve any issue that arise.
So in summary, the purchase manager is responsible for ensuring that the organization has the required resources to meet its production or service demands at the right quality and price while managing risk and maintaining good relation with the suppliers. So this is about this whole question. इसमें हमने functions discuss कर लिए and the all the important principles of purchasing, and I hope you are clear with this and you will get to know how to attempt these kind of statement questions.